नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। वैसे इससे पहले वाला एक शॉर्ट पार्ट बन चुका है, आज सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम शक्ति और सत्ता, शक्ति बल, शक्ति और प्रभाव को समझेंगे और उसके बाद हम इस शक्ति के प्रकार हैं वो जानने वाले। तो फिलहाल बात करते हैं कि शक्ति और बल में क्या फ़र्क है। आपके सामने है शक्ति और बल में क्या फ़र्क है या दोनों क्या होती है। एग्जाम में आ जाए कि शक्ति बल या सत्ता के मध्य अंतर बताइए, तो जिस तरह से आपको बताएं, शक्ति को कहा जाता है प्रच्छन्न बल। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बल है। ये क्या है? प्रच्छन्न बल। और बल क्या है? प्रकट बल। जैसे बात करें कि कोई धाकड़ आदमी कहीं अगर आके खड़ा हो जाता है तो वहाँ पर लोग चुपचाप साइलेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति के द्वारा ही आने से, खड़े होने से सब व्यवस्था सही हो जाती है। तो इस तरह से शक्ति प्रकट नहीं होती है, शक्ति अप्रकट बल है। क्या है? अप्रकट बल है। लेकिन जो बल होता है वो प्रकट होता है। क्या होता है? जैसे मैं धक्का दे रहा हूँ किसी को तो वो प्रकट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रकट करना पड़ेगा। या किसी को जैसे मैं पीट भी रहा हूँ तो वो एक फोर्स के रूप में आ रहा है, तो बल है वो प्रकट होता है और शक्ति अप्रकट बल है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस बारे में रॉबर्ट बस्टर्ड ने भी कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा। शक्ति के बारे में रॉबर्ट बस्टर्ड की जो लाइन है, रॉबर्ट की याद रखें लाइन, क्योंकि ये एग्जाम में शायद एक लाइन आ सकती है। तो शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि वास्तविक प्रयोग। समझ में आ गया? तो यहाँ पे है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, वास्तविकता नहीं होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं, पुलिसमैन भी खड़ा होता है, तो पुलिसमैन खड़ा होता है तो इस तरह से वो एक शक्ति का अप्रकट रूप है और इस तरह से वो जो भी व्यवस्था होती है सही संचालित होती है। लेकिन बल है वो प्रकट होता है। क्या होता है? प्रकट। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया जाए एग्जाम में कि राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में क्या अंतर है, राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में, तो ध्यान रखिए, राजनीतिक शक्ति है वह चुनाव या मतदान के जरिए किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय में आती है। ठीक है। लेकिन सैनिक शक्ति का मतलब होता है गोला बारूद हो गया, तोपें या सैनिक शक्ति, सैनिक संख्या, इसके द्वारा जो बल दिखता है वो सैनिक बल हो गया। और राजनीतिक शक्ति यानी इस तरह से होता है। राजनीतिक शक्ति को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक विचार है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति आपके साथ घूम रहा है, लेकिन ऐसा जब वो चुनाव जीत के एकदम कोई अधिकारी बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, तो उसके पास वो राजनीतिक शक्ति आती है। क्या आती है? राजनीतिक शक्ति। तो राजनीतिक शक्ति मान लीजिए जब प्रकट नहीं होती है, लेकिन सैनिक शक्ति एक प्रकट के रूप में भी होती है। ये तो मैंने समझा दिया, बट ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट होता है कि शक्ति और प्रभाव में क्या फ़र्क है। ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना आपको? अब देखिए, शक्ति एवं प्रभाव में भेद। नेक्स्ट, शक्ति और प्रभाव। शक्ति प्रभाव की एक सिंपल चीज़ है कि जैसे एक सिंपल मान लेते हैं कि शक्ति एक योग्यता होती है किसी चीज़ को अकॉर्डिंग टू ढालने के, यानी शक्ति है जिसको देखकर दूसरे लोग व्यवहार बदल लेते हैं या अपने अकॉर्डिंग व्यवहार कार्य करते हैं। यानी शक्ति किसी दूसरे के व्यवहार को अपने अकॉर्डिंग बदलने की एक पावर होती है। लेकिन प्रभाव क्या होता है? उसका असर। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक एग्जाम्पल बता दूं गब्बर सिंह का, तो गब्बर सिंह मान लीजिए यहाँ खड़ा है, लेकिन अगर 100 किलोमीटर बाद दूर भी अगर माँ बच्चे से कह रही कि बेटा सो जा, गब्बर आ जाएगा, तो वहाँ पर
उसका प्रभाव बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रभाव। तो इस तरह से शक्ति और प्रभाव में फ़र्क होता है। शक्ति और प्रभाव, एक व्यक्ति के पास दोनों चीज़ें हो सकती हैं या एक के पास एक भी हो सकती है, या शक्ति या जो प्रभाव है दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी लेकिन उनका प्रभाव आज भी है। हिटलर, उनके पास शक्ति थी लेकिन आज प्रभाव नहीं है। शक्ति थी तो उस समय थी, आज नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे बात आती है कि शक्तिधारी जो व्यक्ति होता है जरूरी नहीं कि उसके पास प्रभाव भी हो, और प्रभाव हो तो जरूरी नहीं है कि उसके पास शक्ति भी हो, लेकिन एक जगह पे ये भी होता है कि शक्ति और प्रभाव साथ साथ में होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे एक और मैं एग्जाम्पल बताऊँ सिंपल से, अगर ध्यान दें कि शक्ति प्रभाव को और इस तरह से इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि बादल में बिजली, बादल में बिजली, तो इस तरह से वो प्रकट हो जाती है और असर डालती है। क्या डालती है? असर। पुलिसमैन खड़ा है तो उसके पास शक्ति है, लेकिन जब कोई नहीं सुधरता तो वो डंडा मार के जब झटके लगाता है ना, तब उसका प्रभाव दिखता है। क्या दिखता है? प्रभाव दिखता है। तो यही शक्ति और प्रभाव में अंतर है। शक्ति और प्रभाव में अंतर है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर बात करें, यहाँ पे शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित रूप में व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं और ज़्यादातर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर बात करें एक तरह से कि दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करती हैं, लेकिन इनमें अंतर भी होता है। जैसे कि बादल में बिजली का होना। समझ में आ रहा है? ये चीज़ सिंपल है। अब इस तरह से नेक्स्ट अपना बात आ जाती है शक्ति और सत्ता में क्या फ़र्क है। शक्ति और सत्ता को देख लीजिए। शक्ति एवं सत्ता में तो ऐसे मान लेते हैं कि शक्ति को जन सहमति एवं उचित रूप में स्वीकृति प्राप्त होती है, तब सत्ता बन जाती है। यहाँ पे समझ में आ गया? यानी शक्ति को तो हम कहते हैं पावर, क्या कहेंगे? पावर। और सत्ता को क्या कहते हैं? अथॉरिटी। क्या कहते हैं? अथॉरिटी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब जब वो गवर्नमेंट जॉब लग जाता है या कोई कलेक्टर बन जाता है तब उसके पास एक अथॉरिटी आती है, शक्ति के साथ अथॉरिटी। अब यहाँ पे जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ कि एक व्यक्ति ने ज़बरदस्ती किसी राज्य पे राज करने की कोशिश की, शक्ति के बल पे उसने उस राज्य को जीत लिया, लेकिन लोग उसको नहीं मान रहे। जब उसने अच्छा कार्य किया, लोगों की भलाई की, तो लोग उसको मानने लगे। अब भी जो मान लीजिए राजा जो भी कह रहा है लोग मानते हैं। तो इस तरह से अब लोगों ने उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया है। आम लोगों ने उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया। जब शक्ति आम सहमति प्राप्त कर लेती है तब सत्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? सत्ता। राजा है, राज्य का शक्ति होती है। जब लोग उसे स्वीकार करते हैं तभी वह राजा कंटिन्यू बैठ पाता है या आगे काम अच्छा करता है, क्योंकि राजा को जन सहमति मिलती है। कोई भी जैसे दो जगह मान लीजिए लड़ाई हो रही है, दोनों में से एक कोई सरकार जीतती है या एक सेना जीतती है, तब वह शक्ति के बल पे जीतती है। लेकिन सत्ता तब प्राप्त होती है जब वो जहाँ पर भी शक्ति का प्रदर्शन करती है वहाँ के लोग उसे अगर स्वीकार करें, उसकी शक्ति को, उसकी शक्ति का पालन करते हैं, तब वह सत्ता होती है। तो यानी सिंपल थिंग्स है, शक्ति का औचित्य, सही रूप, शक्ति का स्वीकार रूप, स्वीकृति वाला रूप ही सत्ता कहलाता है। समझ में आ गया होगा? सिंपल थिंग्स है, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं
शक्ति सत्ता के मध्य अंतर समझने के बाद शक्ति के रूप कौन कौन से होते हैं एक बार वो समझ लेते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो जान लीजिए। आपको जो समझा रहा हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करना और समझना है। एग्ज़ाम के हिसाब से जो पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो बात करते हैं शक्ति के अलग अलग प्रकार के बारे में। और एग्ज़ाम के हिसाब से ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, शक्ति के प्रकार समझ लीजिएगा अच्छे से। तो बात करें शक्ति के प्रकार का, तो शक्ति के प्रकार को अलग अलग हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैक्स वेबर के अनुसार देखें शक्ति के प्रकार, किसके अनुसार? मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो मैक्स वेबर ने शक्ति के अलग अलग प्रकार बताए हैं, और वो भी शक्ति के प्रकार इन्होंने किस आधार पर बताए हैं? औचित्य पूर्णता के आधार पर। यानी शक्ति जब सही मानी जाती है, लोग उसको स्वीकार करते हैं, तो उसमें औचित्यता आ जाती है, सही गलत। अगर शक्ति सही होती है तो उसमें सत्ता आती है, शक्ति अगर सही है तो उसमें सत्ता आती है। जैसे मान लीजिए आज सरकार के पास सत्ता है, कैसे फलानी सरकार सत्ता में, क्यों? क्योंकि ये लोगों के द्वारा सुनी हुई है, उसके पास जो शक्ति है वो लोगों की स्वीकृति से आई है, तब उसके पास सत्ता होती है। तो शक्ति का स्वीकृति रूप औचित्यपूर्ण कहलाता है। तो मैक्स वेबर ने शक्ति की औचित्यपूर्णता के आधार पर जो अलग अलग रूप बताए हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो पहला प्रकार है कानूनी या वैधानिक शक्ति। इसका सिंपल मीन्स है कि जब किसी सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा एक कानून बनाया जाए, तो कानून के द्वारा लोगों के लिए जो आदेश होता है और शक्ति प्रदर्शन होता है वह क्या कहलाता है? कानूनी शक्ति। क्या कहलाती है? कानूनी शक्ति का मतलब ये है कि इसके पीछे कानून का सार हो। क्या हो? कानून का सार हो। या हम ये कहें जैसे बड़ा अधिकारी ऑर्डर देता है, छोटे अधिकारी उस बात को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि बड़े अधिकारी के पास कानूनी पावर ज़्यादा है और उसको ये अधिकार है कि वो अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दे सकता है। तो उच्च अधिकारियों के द्वारा आदेशों का जब अधीनस्थ अधिकारी पालन करते हैं, इस तरह से ये जो पालना होती है, ये शक्ति का कौन सा रूप होता है? वैधानिक। कौन सा हो गया? वैधानिक रूप। समझ में आ गया? दूसरी बारी है परंपरागत शक्ति। अब परंपरागत कैसे कहेंगे? जैसे परंपरागत की मैं बात बताऊं तो राजा का बेटा राजा बनेगा, और इस तरह से राजा की शक्ति अब उसके बेटे के पास आ गई। इस तरह से परंपरा के द्वारा जो शक्ति हासिल होती है वो परंपरागत शक्ति कहलाती है। समझ में आ रहा होगा? वंशानुगत व्यवस्था पाई जाती है। या फिर कहें कि एक घर परिवार में दादा की जो सौरथ शक्ति है वो बेटा लेता है और बेटे की आगे जाके वो पुश्तैनी जाती है। तो शक्ति का वह रूप जहाँ परंपरा से बना हुआ है कि फलाने गांव में ठाकुर वही बनेगा जो इस वंश से है, उसके बाद ठाकुर का बेटा ही ठाकुर बनता है। तो ये जो सिस्टम होता है, ये शक्ति का जो रूप होता है वो परंपरागत होता है। तो मैक्स वेबर ने परंपरागत शक्ति बताई। और तीसरी बात करें करिश्माई शक्ति, जो आपको पता होगी। इसका कानूनी या परंपरागत शक्ति से कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति के टैलेंट, कौशल, वाक्पटुता के आधार पे जो शक्ति प्रदर्शन होता है। मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी, अब उनके जैसे प्रधानमंत्री पद तो है ही, उनको छोड़ दे, फिर भी उनके पास उनका ऐसा बोलने का ढंग, तरीका, कार्य शैली ऐसी है कि लोग उनसे प्रभावित होते हैं, मोहित होते हैं, या उनके कार्यों को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया व्यक्ति का करिश्माई व्यक्तित्व, जिससे लोग प्रभावित होते हैं। महात्मा गांधी जी के पास मान लीजिए कोई पावर नहीं था, राजनीतिक पावर, लेकिन फिर भी लोग उनकी आवाज़ सुनते थे, उनकी बात मानते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। तो उस तरह से उनके पास ये एक करिश्मा था, एक टैलेंट था, गॉड गिफ्ट था। तो यही शक्ति का तीसरा रूप हो गया, करिश्माई शक्ति। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? कानून होता है, इसमें वंशवादी व्यवस्था, और इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व बोलता है।
व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर टैलेंट कुछ चमत्कारी होता है तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैंने बताया अपने गांधी जी हुए या इंदिरा गांधी जी, जब आयरन लेडी, एक सिंपल महिला होकर भी उन्होंने पूरे भारत की एक राजनीति को काफ़ी हद तक चलाया। मोदी जी, तो ये एक करिश्माई व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से बात करें, बास्टेट ने भी शक्ति के कुछ रूप बताए हैं, वो भी आप समझ लीजिए। बास्टेट के अनुसार शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए 3 यहाँ पे। अब बास्टेट शक्ति के जो प्रकार बताए उसको भी समझ लीजिए। तो पहला है अदृश्य, पहला शक्ति का रूप हो गया अदृश्य, यानी जो शक्ति दिखती नहीं है लेकिन प्रकट होती है, जो शक्ति दिखती है नहीं लेकिन प्रकट होती है। दूसरी शक्ति होती है दमनात्मक, दृश्य से अदृश्य से क्या हो जाती है, दृश्य हो जाती है। दूसरी है दमनात्मक या अदमनात्मक। इसका मतलब हो गया दमनात्मक, दमनात्मक समझना है, दमन करने की शक्ति, जैसे किसी क्रांति व्यवस्था को दमन करने की शक्ति, जिसे मान लीजिए किसी के विचार, बोलने की आज़ादी वगैरह सब कुछ ऐसे प्रभाव, ऐसा असर डाल दिया जाए कि व्यक्ति सब कुछ अपने अधिकार खो ले। ये कहते हैं ना, किसी की इतना धाक होती है, इतनी पावर होती है कि वह कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो इस तरह की शक्ति का जो रूप होता है वह दमनात्मक होता है। अदृश्य, दृश्य शक्ति, यानी बिना उसके होने से भी कोई कार्य हो जाए, गब्बर सिंह नहीं लेकिन फिर भी उसका डर के माहौल से लोग उसको चंदा देते हैं, तो इस तरह से दृश्य अदृश्य हो गया। तीसरा जो रूप बताया ब्रस्टेड ने, उसके अनुसार देखें औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक या अनौपचारिक शक्ति, इसके समझिए। औपचारिक या अनौपचारिक, एक एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पे शक्ति का एक रूपा देखा जाता है, एक वास्तविक तौर पे। जैसे मैं आपको बताऊं तो शक्ति के ये विभिन्न रूप जो होते हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी औपचारिक रूप में होते हैं। एक तो मान लीजिए बेसिक रूप में सरकार ने व्यक्ति को जो अधिकार दिया है, शक्ति दी है, उसके द्वारा व्यक्ति जो काम करता है वो औपचारिक हो गया। एक अनौपचारिक रूप में भी कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता है, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है या एज ए फॉर्मेलिटी के रूप में। मैं आपको एक जैसे सिंपल एक चीज़ बता दूं, जैसे भारत के ब्रिटेन की महारानी के पास जो पावर है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास जो पावर है वो कहलाता है औपचारिक पावर और अनौपचारिक पावर। समझ में आ गया? सिंपल थिंग्स है ना। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सौता शक्ति का सौता जो रूप बास्टेड के अकॉर्डिंग है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप। शक्ति के आधार पे, जैसे एक तो मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है लेकिन वह शक्ति का वास्तविक प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। या हम ऐसी भी बात करें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पावर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पावर शक्ति का रूप, एक तो प्रत्यक्ष शक्ति का रूप होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप होता है शक्ति का। इसके अंतर्गत भी हम बात करें कि जैसे हम मान लेते हैं अपने विधायक के पास जो शक्ति होती है वो प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होती है, राष्ट्रपति के पास जो शक्ति प्राप्त हुई है वो अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि हम डायरेक्ट चुनाव में वोट देते हैं तो विधायक को वो वोट जाता है, लेकिन हमारे पास सुने हुए प्रतिनिधि जब राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं तो इस तरह से उनके पास शक्ति वो अप्रत्यक्ष रूप में आती है। तो शक्ति के ये अलग अलग जो रूप हैं वह किसने बताए? बास्टेड के अनुसार। इस तरह से शक्ति के बारे में ये चीज़ ध्यान रखने की, शक्ति अपने नियंत्रण में भी रहती है, यानी शक्ति की कुछ सीमाओं को देख लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। लास्ट फाइनली देखते शक्ति प्रयोग, शक्ति का प्रयोग एक सीमा है, शक्ति का प्रयोग एक सीमा है। शक्ति का प्रयोग ऐसा नहीं है कि जोश में आकर होश खो दें, क्योंकि व्यक्ति के पास जब शक्ति होती है ना तो वो पगला जाते हैं, वह कुछ गलत अनुसरण भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पौराणिक कहानी में जैसे सुनते हैं कि अपने रामायण के अंतर्गत जैसे कहते हैं कि रावण के पास शक्ति थी, क्या थी? शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति के नशे में व्यवहारिकता भूल गया, नैतिक अनैतिक, और उतनी गलत कार्य हो गए उससे। तो इस तरह से कहते हैं कि शक्ति अगर सही से प्रयोग नहीं की जाती तो वो विनाश करती है। तो शक्ति का प्रयोग कैसे करें और क्या लिमिट होती है तो वो समझ लीजिए। जैसे बात करें
कि शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की साथियों या साधनों के आधार पर किया जाता है। यानी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए तो देखें, जैसे पुरस्कार के रूप में शक्ति का प्रयोग कैसा होता है, किसी को पुरस्कार देकर, किसी को दंड देकर, किसी को पुरस्कार देकर भी काम किया जा सकता है, दंड देकर किया जा सकता है, या इसके अलावा आर्थिक लाभ। इसके अलावा बात करें, किसी को भरलोपन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? भरलोपन, फायदा कि भाई ये कर ले तब वो काम करता है। शक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। या किसी को रोकना, तो शक्ति के अलग अलग प्रयोग होते हैं, लेकिन इन सभी पर शक्ति की कुछ सीमाएं होती है। क्या होती है? सीमाएं। सीमाएं क्यों होती है? क्योंकि समय, काल के अनुसार परिस्थितियाँ, काल, परिस्थितियाँ, या बात करें साधन, ये ऐसे 2-3 पॉइंट हैं जो शक्ति के ऊपर सीमाएं लगाते हैं। मान लीजिए समय अगर आपके विपरीत है, लेकिन अगर आप शक्ति दिखाना चाहेंगे तो असर नहीं होगा, या आप खुद उस लॉस में चले जाएंगे। अगर परिस्थितियां सही हैं तो हम शक्ति का सही से प्रदर्शन कर सकते हैं। मान लीजिए लोकतंत्र में राजा के अकॉर्डिंग लोग नहीं है, लोग राजा का विरोध करें, उस समय राजा शक्ति प्रदर्शन करेगा तो नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा। अगर लोग हमारे फेवर में हैं, फिर हम शक्ति का प्रदर्शन करें तो लोग उसको मानते हैं। ठीक है। और साधन, आप शक्ति का प्रयोग किस आधार पे, किस वजह पे कर रहे हैं। तो शक्ति का प्रयोग और शक्ति के प्रयोग करने की सीमाएं क्यों होती है कि काल, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग शक्तियों पर नियंत्रण होना चाहिए। कि समय अगर विपरीत है तो शक्ति का प्रयोग संभल के करना चाहिए। कहता है ना, बहती धाराओं के साथ बहना है। तो इसलिए हमें समय को देखना है कि समय हमारे फेवर में है तो शक्तियाँ हैं वह सही रूप में प्रयोग हो सकती हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो, और इतिहास बात करें, इतिहास भी साक्षी है जिस तरह से हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। धर्म एक ऐसा तत्व है जिसके जो शक्ति का तालमेल है वो कभी सही गलत के रूप में सीमाएं लांघता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। तो ये आज हमने जो देखा है वो शक्ति के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि शक्ति का प्रयोग और सीमाएँ क्या हैं। अब 2 विद्वानों के विचार जान लेते हैं फाइनल में, अंत में वीडियो के, कि शक्ति के संबंध में कैटलिन के विचार। कैटलिन क्या कहता शक्ति के संबंध में? तो जैसे कि एक पहली बात आई थी, आपको बताओ, कैटलिन ने ही राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? शक्ति का विज्ञान। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है राजनीति के हिसाब से देखें या किसी भी हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि इच्छाओं के संघर्ष को राजनीति विज्ञान का आधार बनाया जाए तो राजनीति विज्ञान की शेष विषय वस्तु स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है। यह राजनीति शास्त्र में जॉर्ज कैटलिन का प्रथम विद्वान है जिसने शक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर व्यवस्थित सिद्धांत या संकल्पना का सिद्धांत दिया था। यानी जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीति विज्ञान का प्राथमिक तत्व माना है और ये कहा है कि अपनी इच्छा लागू करने के लिए, अन्य व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए शक्ति के प्रयोग को करना चाहिए। दूसरी बात करें, इच्छा, संघर्ष, ये दोनों चीज़ें हैं वह शक्ति के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं और खुद जॉर्ज कैटलिन को प्रथम विद्वान माना जाता है राजनीति को शक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण विचार देने वाले के तौर पे। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि शक्ति इच्छा संघर्ष का एक नाम होती है और शक्ति ही नियंत्रण का एक नाम है, एक नियंत्रित व्यवस्था का नाम। ये बात जो है वह कहिए कि शक्ति के द्वारा इच्छा की पूर्ति होती है, शक्ति की वजह से ही संघर्ष होता है। शक्ति ही ऐसा प्रथम तत्व है जो राजनीति में इन्होंने अपनी बात के लिए जोर दिया और शक्ति के द्वारा किसी भी व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह बात करते हैं लॉसवेल, हेराल्ड लॉसवेल ने शक्ति के बारे में क्या विचार दिए। हेराल्ड लॉसवेल, ध्यान रखिएगा, शक्ति की अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण लॉसवेल और कैपलॉन की रचनाओं से मिलता है। कैटलिन और लॉसवेल दोनों ही विचारक शक्ति पर जोर देते हैं, लेकिन लॉसवेल ने राजनीति के अध्ययन में कैटलिन की अपेक्षा कुछ व्यापक दृष्टि से देखते हुए कुछ विशेष बात कही है। उन्होंने कहा है कि लॉसवेल का विचार है कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया निवारण समाज के मूल्यों की स्थिति बनावट में परिवर्तन का आधार है। यानी राजनीति में शक्ति एवं मूल्य दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि राजनीति के अंतर्गत राजनीति में शक्ति एवं मूल्य दोनों का अध्ययन करना चाहिए, दोनों का अध्ययन
करना सही है। इनका ये विचार थोड़ा अलग था, क्योंकि इन्होंने शक्ति के ऊपर जोर देते हुए ये भी कहा कि मूल्य भी कुछ चीज़ होती है, समय के अकॉर्डिंग मूल्य का महत्व होता है और मूल्य को ध्यान में रखते हुए ही शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी कौन कब कैसे क्या प्राप्त करता है। इसकी पुस्तक है इन विद्वान की कि कौन कब कैसे, कौन कब कैसे क्या प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, या फिर हाँ यही काफ़ी इंपॉर्टेंट, बस ये इसका नाम याद रखिए। तो इस तरह से इस पुस्तक के अंदर उन्होंने शक्ति के विस्तार को समझाया है कि शक्ति किस तरह से काम करती है, शक्ति का क्या रूप है, शक्ति के क्या सोर्स है। और इस तरह से अगर हम देखें तो हम राजनीतिक विचार को बदलते हुए मूल्यों के रूप का अध्ययन माने तो लास्टवेल की पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और लास्टवेल की एक अन्य पुस्तक है शक्ति और समाज। इन पुस्तकों के अंतर्गत लास्टवेल ने शक्ति के साथ मूल्यों को भी महत्व दिया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यानी ये विद्वानों ने अपने अलग अलग हिसाब से शक्ति के बारे में कहा है, लेकिन वर्तमान में शक्ति के संदर्भ में आपके पूरे विचार आपके दिमाग में आ गए होंगे कि शक्ति क्या है, क्या रूप है और क्या संबंध है। तो दोबारा मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए इस वीडियो को आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।